बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्वांटम इफेक्ट डिवाइसेस की कि क्वांटम इफेक्ट डिवाइसेस क्या होती हैं। नाम से इसका ज़ाहिर है कि इसके अंदर क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना जो है वो हो रहे होते हैं। ऐसे डिवाइसेस जिसमें क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिनाज जो है हो रहे हों तो उनको क्वांटम मैकेनिकल डिवाइसेस बोला जाता है। और किस किस्म के फिनोमिना होते हैं वो तो उसको देखते हैं डेफिनेशन से। ए डिवाइस विच यूज़ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग टू प्रोवाइड कंट्रोल कैरियर ट्रांसपोर्ट इज़ कॉल्ड क्वांटम इफेक्ट डिवाइसेस। तो ऐसे डिवाइसेस जिसमें क्वांटम टनलिंग इफेक्ट हो रहा हो और उसमें जो होने वाले कैरियर हैं जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें। और वो ऐसा नहीं कि बेतरतीब क्वांटम टनलिंग हो रही है, तो वो ऐसा नहीं है। इसमें कंट्रोल्ड जो है कैरियर ट्रांसपोर्ट होगी थ्रू दी बैरियर। तो उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं क्वांटम इफेक्ट डिवाइसेस। तो क्वांटम इफेक्ट डिवाइसेस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एक्टिव लेयर थिकनेस इज़ वेरी लो। तो ये जो डिवाइसेस हैं इसमें एक्टिव लेयर थिकनेस जो है वो बहुत कम है। ये सेम उसी तरह से ही है जिस तरह से हमने टनल डायोड में बात की थी कि उसमें जो बैरियर जो है वो उसकी थिकनेस बहुत कम है पोटेंशियल बैरियर की, और डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बहुत कम है। इसमें वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं एक्टिव लेयर थिकनेस। तो इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो फिर हम बात करेंगे कि एक्टिव लेयर थिकनेस क्या है। बेसिक एक्टिव लेयर थिकनेस इसमें वो एक पोटेंशियल बैरियर ही है, तो उसी की बात हो रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पीएन जंक्शन नहीं होने वाला तो इसमें हम फिर वो उसको उस तरह से नाम नहीं दे रहे। तो एक्टिव लेयर थिकनेस इज़ वेरी स्मॉल। और नंबर 2, डिफरेंट बैंड स्ट्रक्चर एंड इनहेंस डिवाइस ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़। तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि आम नॉर्मल जो एनर्जी बैंड डायग्राम है उस मटेरियल की, जिस मटेरियल का ये बना है वो नहीं लगती इसके ऊपर, उससे डिफरेंट हो जाती है उसकी बैंड एनर्जी बैंड डायग्राम जो है ना वो बैंड स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट हो जाता है आम नॉर्मली जिस हालत में वो पाया जाता है उससे। और इनहेंस डिवाइस ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी, और उसके अंदर जो कैरियर्स हैं वो उसकी मूवमेंट भी जो है वो चेंज हो जाती है। तो नंबर 3 जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है आल्सो कॉल्ड फंक्शनल डिवाइसेस। ये फंक्शनल डिवाइसेस भी कहलाती हैं बिकॉज दे कैन परफॉर्म ए गिवन सर्किट फंक्शन विद ए रिड्यूस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो इस वजह से इनको जो है फंक्शनल डिवाइसेस भी बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिसके अंदर जो कि बहुत से काम जो है कर सकती हैं और बहुत कम कंपोनेंट्स की मदद से हम वो फंक्शन ऑपरेट कर सकते हैं। और इसको भी देखेंगे आगे जब हम एग्जांपल्स देखेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, क्योंकि ये जो डिवाइसेस हैं ये खुद एक एज ए डिवाइस है पूरी, जिसके लिए आपको बगैर किसी कंपोनेंट के भी ये ऑपरेट होती हैं। जैसे जो हमारे पास है आरटीडी, जो हमारे पास डायोड है, ये सिर्फ सिंपल ऑसिलेटर है। इसके लिए आपको और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लगाएं और ऑसिलेटर के तौर पर भी ये यूज़ होता है। तो ये डिवाइसेस की जो कंपोनेंट्स की जो है कमी कर देता है किसी भी सर्किट के अंदर, तो इसलिए इनको फंक्शनल डिवाइसेस भी बोला जाता है। तो आगे देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। इस जो टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसमें पहली जो एग्जांपल है हमारे पास वो है रेजोनेंट टनलिंग डायोड, आरटीडी से भी इसको लिखा जाता है। तो पहली इसकी एग्जांपल ये है, ये एक डायोड है जिसमें हम बात करेंगे दोबारा टनलिंग की बात करेंगे, लेकिन ये टनल डायोड से कैसे डिफरेंट है ये भी इसके ऊपर बात करेंगे। फिर आगे सेकंड जो इसकी मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो है यूनी पोलर रेजोनेंट टनलिंग ट्रांजिस्टर। पहला जो हम पढ़ेंगे वो डायोड होगा और जो दूसरा हम पढ़ेंगे वो ट्रांजिस्टर होगा, और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटम इफेक्ट डिवाइसेस हैं। और ये जो है ना हम इस कोर्स में इंशाल्लाह ये दोनों डिवाइसेस पढ़ेंगे, एक डायोड और एक ट्रांजिस्टर। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जा रही है सब चीज़ें बहुत फास्ट होती जा रही हैं। कंप्यूटर्स बहुत फास्ट होते जा रहे हैं, रेडार्स आ रहे हैं जो कि बिल्कुल माइक्रोवेव्स से भी कम वेवलेंथ रखते हैं। तो उनके लिए फिर ऑसिलेटर्स चाहिए, उनके लिए फिर स्विचिंग कंपोनेंट्स चाहिए जो कि बहुत फास्ट स्विचिंग कर सके। तो ये ऐसे ही डिवाइसेस हैं जो कि इस तरह के काम करके देती हैं हमें। तो अभी पहला अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेजोनेंट टनलिंग डायोड। तो रेजोनेंट टनलिंग डायोड क्या है? ए रेजोनेंट टनलिंग डायोड इज़ ए डायोड विच यूज़ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग इफेक्ट। तो वही क्वांटम मैकेनिकल जो डिवाइसेस की डेफिनेशन हमने की थी वही सारा कुछ यहाँ पे है। विद ए रेजोनेंट टनलिंग स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर एक रेजोनेंट टनलिंग स्ट्रक्चर होता है इन विच इलेक्ट्रॉन कैन टनल थ्रू सम रेजोनेंट स्टेट एट सर्टेन एनर्जी लेवल।
तो ये जो इसकी जो बेसिक असल डेफिनेशन है वो ये है कि इसमें एक रेजोनेंट टनलिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंट स्टेट्स में से गुजरते हैं और खास किस्म की रेजोनेंट स्टेट होती हैं उसमें से फ्लो करते हैं, और इसके ऊपर बेसिक हम बात करने वाले हैं और इसी को इस लेक्चर में हम सारा डिस्कस करने वाले हैं कि रेजोनेंट टनलिंग स्ट्रक्चर क्या होता है और वो किस तरह से रेजोनेंट स्टेट में से किस तरह से गुजरते हैं। और इसकी जो एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस, कि ये डायोड भी नेगेटिव रेजिस्टेंस रखता है। आगे आप देखेंगे जितने भी फास्ट स्विचिंग डायोड्स हैं वो सब के सब नेगेटिव रेजिस्टेंस रखते हैं। उस नेगेटिव रेजिस्टेंस की वजह से ये बहुत ही कारामद हो जाते हैं और इसकी वजह से ऑसिलेशन में और स्विचिंग में ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। तो रेजोनेंट टनलिंग डायोड की डेफिनेशन आपने देख ली, अब आगे इसको पढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर वगैरह। तो इसका जो सिंबल है वो इस तरह से कुछ है और यहाँ पे दो डायोड जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए वैसा इसका जो सिंबल है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। इसमें डबल बैरियर स्ट्रक्चर होता है इसका। टनल डायोड के अंदर हमने बात की थी, उसमें जो बैरियर था हमारे पास एक ही बैरियर था। पीएन जंक्शन में जो बैरियर हमारे पास आता था हमने बोला था इसकी विड्थ बहुत थिक है, बहुत ही जो है ना वो बारीक सी है, थिन सी इसकी है थिकनेस। तो वो उसके हमने एक ही बैरियर बात की थी उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर दो बैरियर होते हैं, दो पोटेंशियल बैरियर होते हैं। 4 हेट्रोजेनिक जंक्शंस, इसके अंदर 4 ऐसे जंक्शन होते हैं जो कि एक जैसे होते हैं, मतलब चारों के चारों बिल्कुल सिमिलर एक जैसे जंक्शन, हेट्रो जंक्शंस होते हैं। तो वो चारों के चारों बिल्कुल सेम जंक्शंस होते हैं और ये जंक्शंस लिखे हुए हैं गैलियम आर्सेनाइड और फिर एल्यूमिनियम आर्सेनाइड, फिर गैलियम आर्सेनाइड, फिर एल्यूमिनियम आर्सेनाइड, फिर गैलियम आर्सेनाइड। तो ये इस तरह से ये लेयर्स होती हैं। इसका स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन से जंक्शन है 4 और बैरियर कौन कौन से हैं। डबल बैरियर जो स्ट्रक्चर है इसका, उससे क्या मुराद है। और इसके बाद इसके स्ट्रक्चर में एक खास जो चीज़ है वो ये कि क्वांटम वेल है इसके अंदर। क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पोटेंशियल वेल पढ़ा हुआ है, सेम वही क्वांटम वेल यहाँ पे भी आने वाला है। तो ये स्ट्रक्चर में इसके 3 बेसिक चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर होता कैसा है इसका। तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर है। अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो जो सबसे पहली लेयर है वो गैलियम आर्सेनाइड की है और एन टाइप डोप हुआ होता है ये। और इसकी तो ये सबसे पहले हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड है और इसके ऊपर यहाँ पे मेटल कंडक्टर होता है जो कि जिसके साथ लीड लगी होती है, एक टर्मिनल लगा होता है। और दूसरी जो लेयर है वो एल्यूमिनियम आर्सेनाइड है और तीसरी फिर गैलियम आर्सेनाइड, चौथी फिर एल्यूमिनियम आर्सेनाइड और फिर गैलियम आर्सेनाइड। तो आप देख रहे हैं कि गैलियम आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम आर्सेनाइड, फिर गैलियम आर्सेनाइड, फिर एल्यूमिनियम आर्सेनाइड, फिर गैलियम आर्सेनाइड। इनके दरमियान में ये 4 जंक्शंस बने हुए हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 कहलाते हैं हेट्रो जंक्शंस। ये चारों के चारों क्योंकि सेम मटेरियल्स के साथ आपस में जंक्शन बनाए हुए हैं, तो ये चारों के चारों जो है बिल्कुल सेम जो है जंक्शन बने हुए हैं, इसलिए इनको हेट्रो जंक्शन बोलते हैं। और बेसिकली यही एक्टिव लेयर्स हैं, यही जो है एक्टिव लेयर्स हैं जो बहुत ही थिन होती हैं। जो हमने पीछे बात की इसके अंदर एक्टिव लेयर्स मौजूद होती हैं। तो ये बेसिक वो एक्टिव लेयर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे पी टाइप एन टाइप का उस तरह से कंसेप्ट नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक वर्ड बोला एक्टिव लेयर्स का। एक्टिव लेयर्स हमने यूज़ की। अब देख लेते हैं जो पहला गैलियम आर्सेनाइड है वो एन टाइप मटेरियल की डोपिंग उसमें हुई होती है। दूसरा एल्यूमिनियम आर्सेनाइड वो अनडोप्ड है बिल्कुल प्योर हालत में, और फिर गैलियम आर्सेनाइड वो भी अनडोप्ड है, फिर एल्यूमिनियम आर्सेनाइड ये भी अनडोप्ड है। ये तीनों लेयर्स अनडोप्ड हैं। उसके बाद फिर गैलियम आर्सेनाइड है और वो एन टाइप डोप्ड हुआ हुआ। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है ये कि इसकी ये जो थिकनेस है ये 4 माइक्रोमीटर होनी चाहिए। मतलब ये कि जब ये सबस्ट्रेट के साथ कांटेक्ट में आए तो उस टाइम पे इसका जो सरफेस जो यहाँ पे जो इसकी ये थिकनेस है 4 माइक्रोमीटर से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो अगर ये ज़्यादा होगी तो भी तो क्या होगा, और अगर कम होगी तो क्या होगा, इस पर भी अभी बात करेंगे। पहले इनकी थिकनेस देख लेते हैं। एल्यूमिनियम आर्सेनाइड की थिकनेस होती है 1.7 नैनोमीटर, गैलियम आर्सेनाइड की थिकनेस होती है 4.5 नैनोमीटर, एल्यूमिनियम आर्सेनाइड जो दोबारा फिर से एक लेयर आई उसकी 1.7 नैनोमीटर। तो ये दो 1.7 नैनोमीटर हैं, दरमियान वाली 4.5 नैनोमीटर है।
और ये जो बाकी हैं इनकी लेयर की थिकनेस जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीन की जो स्ट्रक्चर और इन तीनों का जो थिकनेस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस डायोड की वर्किंग में, क्योंकि हमें थिकनेस बहुत कम चाहिए जिसकी वजह से बैरियर पोटेंशियल बहुत ही जो है नैरो हो जाए और क्वांटम टनलिंग इफेक्ट जो फिनोमिना वो हो सके। तो इसलिए इनकी थिकनेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। और फिर यहाँ पे 4 माइक्रोमीटर के बाद ये जो पूरा पार्ट है ये सबस्ट्रेट है, एक गैलियम आर्सेनाइड का ही सबस्ट्रेट है। तो ये बेसिक जो है इसके अंदर ये इसका स्ट्रक्चर है और ये सारी इसकी लेयर्स हैं। और अब आगे हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। तो अब देखते हैं इसकी वर्किंग इसकी सबसे पहले समझेंगे हम एनर्जी बैंड डायग्राम से। तो ये टनलिंग इफेक्ट में भी हमने, टनल डायोड में भी हमने देखा था कि वहाँ पे भी हमने एनर्जी बैंड डायग्राम से एक्सप्लेन किया था। तो एनर्जी बैंड डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो अभी एनर्जी बैंड डायग्राम इसकी देखते हैं कि कैसी है। ये जो ऊपर एक आपको इस तरह से नज़र आ रही है ये कंडक्शन बैंड है। आप अभी हमने जो लेयर्स देखी थी, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से रख दूं, आपको उम्मीद है कि नज़र आ रहा होगा। तो ये जो गैलियम आर्सेनाइड यहाँ पे जो पहली लेयर थी वो ये गैलियम आर्सेनाइड लेयर है, और इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास उसकी जो गैलियम आर्सेनाइड की जो कंडक्शन बैंड की एनर्जी है वो ये है। ठीक हो गया। उसके बाद एल्यूमिनियम आर्सेनाइड लेयर थी, तो उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत गैलियम आर्सेनाइड से। तो उसकी जो एनर्जी का जो बैंड है वो यहाँ पे है कुछ। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड पे फिर गैलियम आर्सेनाइड है, दोबारा फिर उसकी एनर्जी लो हो गई तो वो यहाँ पे आ गया। और उसके बाद फिर एल्यूमिनियम आर्सेनाइड है, तो फिर वो जो उसकी जो एनर्जी बैंड लाई करता है वो इस जगह पे लाई करेगा। फिर गैलियम आर्सेनाइड, फिर वो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम बन गई जो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने डबल बैरियर पढ़ा था, बिल्कुल सेम वैसी की वैसी प्रॉब्लम है ये। एक ये बैरियर है और एक ये बैरियर है। और क्वांटम वेल जो हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, ये क्वांटम वेल है जो कि दो हायर ऑर्डर एनर्जी स्टेट्स के दरमियान में एक लो एनर्जी स्टेट होती है, उसको क्वांटम वेल बोलते हैं। तो ये क्वांटम वेल, ये दो जो पोटेंशियल बैरियर्स, और यहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड, यहाँ पे भी गैलियम आर्सेनाइड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करवाएंगे, मतलब इनपुट देंगे और यहाँ से वो बाहर जाएंगे क्वांटम टनलिंग करते हुए। और ये उसका कंडक्शन बैंड है थ्रू आउट द मटेरियल, और ये उसका बैलेंस बैंड है। जो इसके दरमियान में एनर्जी बैंड गैप है जो गैलियम आर्सेनाइड का Eg है, और जो हमारे पास एल्यूमिनियम आर्सेनाइड के दरमियान में एनर्जी गैप है उसको Eg2 लिखा हुआ है। इसी तरह से कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी है गैलियम आर्सेनाइड की Ec1 लिखी हुई है, और जो हमारे पास दूसरी एनर्जी है, एनर्जी बैंड है जो हमारे पास एल्यूमिनियम आर्सेनाइड का Ec2 लिखा हुआ है। तो बैलेंस बैंड के लिए भी इसी तरह से EV1 और EV2। और ये एल भी यहाँ पे जाहिर कर रहा है कि ये बैरियर की जो विर्थ है, और LW से वेल, तो ये हमें बता रहा है कि इतनी विर्थ जो है वेल की है, पोटेंशियल वेल की। और फिर आगे बैरियर, ये दो बैरियर और एक वेल। तो अब इसकी देखते हैं कि ये इसमें से कैसे क्वांटम टनलिंग हो रही है। तो इसको हम कुछ इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन टनल करते हुए जा रहे हैं और किस तरह से हम कंट्रोल करते हैं उनको। तो ये वही गैलियम आर्सेनाइड की साइड है, फिर एल्यूमिनियम आर्सेनाइड, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इस तरफ। अब जब मैं ये, क्योंकि बैरियर बहुत ही नैरो होता है, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कुछ यहाँ पे इस रीजन में जब आते हैं और उनको मैं बिल्कुल थोड़ी सी भी एनर्जी दूँ, वो क्या करेंगे, वो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। मतलब अगर इधर नेगेटिव टर्मिनल है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर पोटेंशियल लगेगा। थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा करने से वो क्या करेंगे, वो इस लेयर के पास आ जाएंगे, इस बैरियर के पास आ जाएंगे। अब वो क्या करेंगे, बैरियर के पास जब वो आएंगे तो क्योंकि ये बैरियर बहुत नैरो है और क्वांटम जो उसमें टनलिंग इफेक्ट में हमने देखा है कि कुछ चांसेस होते हैं कि पार्टिकल जो है वो बैरियर को क्रॉस कर जाता है। वो क्या करता है कि तमाम की तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास एनर्जी तो उतनी नहीं होगी कि वो बैरियर को क्रॉस करें, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है बाकी इलेक्ट्रॉन से, और उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। उनका जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है कि वो जो है ना उस जो बैरियर को क्रॉस कर जाए। तो ऐसे ही होता है, जो भी यहाँ पे आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो इस बैरियर के पास आता है,
उसका अगर तो वेव फंक्शन इस कैपेबल है कि वो डिफ्यूज़ करना स्टार्ट कर देता है बैरियर के अंदर, तो वो क्या करता है, वो इससे इससे यहाँ से टनलिंग इफेक्ट करते हुए इसमें से गुजर जाता है। अगर उसका वेव फंक्शन जो है इससे इस काबिल नहीं होता कि वो डिफ्यूज़ करे, मतलब आप इसको इससे समझ सकते हैं कि अगर उसका वेव फंक्शन की विड्थ इतनी है कि वो बैरियर के अंदर पेनिट्रेट कर सके तो फिर वो करता है, अदरवाइज़ जो है वो फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है। और लेकिन रिफ्लेक्ट जो होता है उसकी भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होती है कि वो यहाँ पे जो है ट्रांसमिट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी हमने बात की कि जी ये क्वांटम टनलिंग इफेक्ट देखते हुए वो यहाँ पे आ जाते हैं पोटेंशियल वेल में। अब पोटेंशियल वेल जब हमने पढ़ा था क्वांटम मैकेनिक्स में, तो उसके अंदर कुछ खास स्टेट्स होती हैं। ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी का उस क्वांटम वेल में जा सकता है, उसके अंदर खास एनर्जी लेवल्स होते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस लेवल में से किसी एक लेवल के बराबर नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन इन स्टेट में नहीं आ सकता। तो यही बेसिक फिनोमिना कंट्रोल्ड के लिए हमने यूज़ किया था कि ये चीज़ हमें एक कंट्रोल प्रोवाइड करती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हम इसमें से पास करवा सकते, एक ख़ास एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स ही इसमें से पास करेंगे। और ये चीज़ इसको टनल डायोड से डिफरेंट करती है। आप सोच रहे होंगे कि भाई टनलिंग इफेक्ट तो उसमें भी हो रहा था, इसमें भी हो रहा, तो भाई हम क्यों दोबारा इसको पढ़ रहे हैं। तो ये एक जो इसकी प्रॉपर्टी बहुत ही यूनिक है। तो ये बेसिक इसके अंदर फिनोमिना है। अब देखते हैं कि यहाँ से मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए बैरियर के पास, बैरियर को क्रॉस करके इधर आए। अगर तो यहाँ पे उनकी एनर्जी मैच करती है पोटेंशियल वेल से, तो वो इस वॉल को, बैरियर की इस जो यहाँ पे जो है वॉल, इसको क्रॉस करेंगे, अदरवाइज वो दोबारा फिर रिफ्लेक्ट करके वापस चले जाएंगे। तो ये बेसिक फिनोमिना हो रहा है यहाँ पे। फिर जब उनकी एनर्जी कुछ इस काबिल हो जाती है कि यहाँ पे किसी एनर्जी के स्टेट के इक्वल हो जाए, फिर वो यहाँ पे वेल में आ जाते हैं। वेल से फिर उन्हें दोबारा फिर वही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जो यहाँ पे उन्होंने किया था। कुछ इलेक्ट्रॉन फिर फ्लो कर जाते हैं यहाँ से बैरियर को क्रॉस करके, बाकी यहाँ पे ऑसिलेट करते रहते हैं, और ऑसिलेट करते करते फिर उनकी एनर्जी कुछ ज़्यादा होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं और फिर वो फ्लो करते हैं। तो बेसिक ये फिनोमिना जो कि इसके अंदर हो रहा होता है और करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और अभी हम देखते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने से किस तरह से जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के, और फिर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो फिर रिड्यूस करना शुरू हो जाता है करंट, मतलब प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है बैरियर में से क्रॉस करने की। तो उसको देखते हैं। मान लें कि आपने ज़ीरो वोल्टेज प्रोवाइड किए हुए। ज़ीरो वोल्टेज प्रोवाइड करने पे इलेक्ट्रॉन के पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है और बिल्कुल भी उसके पास प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सके। और यहाँ पे हम एक ग्राफ बना रहे हैं जिसमें ट्रांसमिशन कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा हुआ है रेट। जब भी किसी पार्टिकल का ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 1 होता है तो वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो उस बैरियर को क्रॉस करेगा। तो जब ज़ीरो, यहाँ पे ये मान लें कि ये ज़ीरो लेवल है, तो ज़ीरो लेवल पे क्या है, उसका बहुत ही कम, माइनस में 10⁻⁴ समथिंग नेगेटिव में जा रहा है, तो बहुत ही कम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है उसका, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है उसकी कि वो इसको ओवरकम कर सके और यहाँ से फ्लो कर सके। लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं हम, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ाने से ये मैं अगर इसको मान लूँ कि ये अभी 0 समथिंग वोल्टेज है, ले समथिंग कह लें कि 0.6, ये जो इस लेवल को मैं बोल रहा हूँ 0.6 वोल्टेज, ये बेसिक वोल्टेज है और ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का एक्सिस है हमारे पास। तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज थोड़े से बढ़ा रहा हूँ, देखें आपके ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है और 0.6 पे आके मैक्सिमम हो गया 1, और ये 0.6 इसकी वेल की एनर्जी है। तो जब इस वेल की एनर्जी के बराबर उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाएगी, फिर वो बैरियर को क्रॉस कर देगा। बैरियर की एनर्जी ज़्यादा है लेकिन फिर भी बैरियर को क्रॉस करके वो वेल में अब आ सकता है, क्योंकि वेल के अंदर एक स्टेट ऐसी मौजूद है जो उसको वहाँ पे अपने पास रख सकती है। तो उसके बाद आगे क्या है, फिर जैसे जैसे हम दोबारा वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं, आप देख रहे हैं कि वोल्टेज इंक्रीज़ करने से दोबारा फिर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कम हो रहा है, इस तरफ को जा रहा है। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत कम फ्लो करेंगे, फिर ना होने के बराबर जो यहाँ पे आ गए हैं वो ही फ्लो करते जाएंगे और दूसरे फ्लो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो इन दोनों एनर्जी स्टेट के दरमियान में है। तो जब इन दोनों वेल के एनर्जी के स्टेट के दरमियान में होगा तो वहाँ यहाँ पे पार्टिकल नहीं रह सकता, वो दोबारा से बैरियर से दूसरी तरफ चला जाएगा। तो मतलब जो करंट है वो डिक्रीज करना शुरू हो गया। वोल्टेज आप अभी भी इंक्रीज कर रहे हैं, ये देखिए वोल्टेज ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो कम होता जा रहा है। तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस, वो ही फिनोमिना दोबारा आ गया। वोल्टेज बढ़ रहे हैं, करंट कम हो रहा है,
तो ये बेसिक ग्राफ है कि जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया इधर आना तो ये करंट और वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे थे और यहाँ तक आ गया मैक्सिमम। जब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आपके पास मैक्सिमम है तो यहाँ पे आप आ गए। फिर जब आपने स्टार्ट किया दोबारा से वोल्टेज इंक्रीज़ करना और यहाँ से आप आ गए यहाँ पे, तो वो यहाँ से आप फिर ग्राफ में आ गए इधर, जहाँ पे बिल्कुल कम जो करंट फिर फ्लो कर रहा है। और ये जो रीजन है ये नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन है, मतलब कि ये जो रीजन है ये नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन है, जहाँ पे ये नेगेटिव रेजिस्टेंस हमें मिलती है। उसके बाद देखें जब दोबारा फिर वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं फिर ये एज ए फॉरवर्ड बायस ही काम करता है। क्यों? क्योंकि फिर वेल की जो एनर्जी स्टेट है बहुत ही करीब करीब आ जाती है, बहुत कम डिफरेंस होता है। थोड़े से वोल्टेज बढ़ाए अगला स्टेट आ गया, थोड़ा हल्के से वोल्टेज बढ़ाए अगली स्टेट आ गई, तो आप देखेंगे आगे ये करीब होता जा रहा है 1 के, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 1 के ऊपर, जहाँ पे तो बिल्कुल ही 1 नहीं हो जाएगा। और फिर वो एज ए फॉरवर्ड बायस ही काम करता है और फिर उसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। और थ्योरी में बिल्कुल सब कुछ यही है जो मैंने आपसे बोला, वही सब कुछ। और मैंने कोशिश की कि आपको कंसेप्ट इसका दूं, क्योंकि बहुत ही कम लेक्चर्स वीडियो जो हैं यूट्यूब पे इसके जो बेसिक हैं, जो जिससे इसका कंसेप्ट मिलता है। तो इसको शेयर करें और सदका जारिया समझ के लोगों के साथ शेयर करें, दूसरे कॉलेजेस के साथ शेयर करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा हमारा लेक्चर उसमें जो क्वांटम इफेक्ट डिवाइसेस की जो दूसरी एप्लीकेशन है, जो ट्रांजिस्टर है हमारे पास, उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।